हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर 11 है विद्रोह और राज। इसमें हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, विद्रोह क्यों हुआ, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू ओपन एजुकेशन। चैप्टर 11 है विद्रोह और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, और जानने का प्रयास करेंगे है क्या ये। 1857 के विद्रोह में कौन कौन शामिल था। सबसे पहले हमें समझना होगा 1857 में एक विद्रोह हुआ था, जिसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं, ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। और जो मैंने पिछले चैप्टर समझाया था आपको 10वां, तो उसमें मैंने बताया था किसानों की स्थिति खराब हो गई, जमींदारों की स्थिति खराब हो गई, तो उसके विरोध में क्या करेंगे, वो कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह में कौन कौन शामिल था, ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक भी है आपका, ठीक है। किताब में से देख लेना। हर वर्ग जो अंग्रेजों से शोषित महसूस कर रहे थे, चाहे सिपाही हो, किसान हो, है ना, जमींदार हो, राजा के नवाब हो, राजा और नवाब हो, धार्मिक लोग हो, साधु मौलवी, आम लोग जैसे पुरुष महिलाएं, सब जितने भी लोग थे, सब अपने आप को क्या कर रहे थे, सब सही नहीं महसूस कर रहे थे अपने आप को। तो सबने क्या करा, सब विद्रोह में शामिल हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने सबके खिलाफ अत्याचार किए थे, जातीय कर रहे थे अंग्रेज। 1857 के समय दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। साथ साथ मैं आपको ये दिखाता रहूँगा, आप चाहें तो इसमें से रीड भी कर सकते हैं, ठीक है, उसे राइट भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं आवाज़। अगर सुनना नहीं चाहें तो आप सिर्फ रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि आसान भाषा में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, सारे आपके टॉपिक पर आधारित हैं, जो चैप्टर 11 है ना उस पर, तो ध्यान रखना। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ में कब और कैसे हुई, तो ठीक है, 1800 विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी, 10 मई 1857 को हुई थी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, 10 मई 1857 को हुई थी, मेरठ छावनी से हुई थी। और साथ में और भारतीय सैनिकों से बनी एक पैदल सेना की शीघ्र ही घुड़सवार सेना और शहर में जनसाधारण तक फैल गई थी। तो ये बताना कहाँ तक फैल गई थी, तो ये डेट याद रखना, 10 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। मेरठ के सैनिकों ने मुगल बादशाह से क्या आग्रह किया। उस समय कौन था मुगल बादशाह, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो मेरठ के सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह से अपना आशीर्वाद लेने देने तथा उनका नेतृत्व करने का आग्रह किया। तो जो सैनिक थे मेरठ के, जिन्होंने विद्रोह शुरू किया था, उन्होंने बहादुर शाह जफर के पास गए, वो बादशाह थे उस समय मुगल के, और उन्होंने कहा कि आप हमारा नेतृत्व स्वीकार कर लीजिए। नेतृत्व माने आप हमारे लीडर वगैरह बन जाइए, ताकि एक विद्रोह को एक नेता मिल जाए। तो ये याद रखना। मुगल बादशाह द्वारा विद्रोहियों की बात मानने का क्या प्रभाव पड़ा, तो विद्रोह की बात मानने का प्रभाव यह पड़ा कि जो विद्रोह था उसे वैधता प्राप्त हो गई। वैधता का मतलब होता है उसे लीगैलिटी मिल गई। अब ये हो गया कि बादशाह के नेतृत्व में चल रहा है अभी विद्रोह, विद्रोह को एक नाम मिल गया, ठीक है। तो याद रखना इस बारे में, मुगल बादशाह का नाम पर चलाया गया विद्रोह, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। आगे, सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ और उन्होंने क्या क्या किया। तो सैन्य विद्रोह बताना है कैसे शुरू हुआ, क्योंकि सैनिकों ने शुरू किया था। तो सिपाहियों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। तोप का गोला दाग कर, बिगुल बजाकर ये शुरुआत कर दी विद्रोह की। और सिपाहियों ने निम्नलिखित कार्य किए, इसे आप रीड कर लेना, ठीक है। मैं हल्का सा बस जस्ट टच करता हुआ निकल रहा हूँ इसे। कि सिपाहियों ने सबसे पहले शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ वगैरह, रिकॉर्ड रूम, बंगले, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और उसे जो रिकॉर्ड चला दिए। सिपाहियों ने हर चीज़ को जो अंग्रेजों संबंधी सबको निशाना बनाया और हिंदू और मुसलमानों को एकजुट किया और अंग्रेजों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी करी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पूछ रहा है कि विद्रोह को चलाने के लिए नेतृत्व अर्थात नेता की आवश्यकता पर संगठन की आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया गया। कहने मतलब विद्रोह चलाने के लिए नेतृत्व चाहिए होता है। नेतृत्व माने लीडर होना चाहिए, ठीक है, और संगठन होना चाहिए जिसमें सब मिलकर काम कर सके, क्योंकि विद्रोह कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। विद्रोह में बहुत चीज़ शामिल होती है, तो इसलिए उसके लिए नेतृत्व जरूरी होता है, लीडरशिप। और जो ऊपर मैंने पेंसिल से लिख रखा है ऊपर, तो ये लिख रखा है कि जो भी विद्रोह के नेता थे वो कहाँ से शामिल हुए थे, वो आंसर में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। अंग्रेजों से लड़ने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी ही था। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई नेताओं की शरण ली, जैसे अभी देखते हैं, ठीक है। मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में स्वीकार किया, ठीक है। बहादुर शाह के नेतृत्व को क्या करा, स्वीकार किया। और
सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब को कानपुर के विद्रोह से बगावत को स्वीकार करने के लिए कहा। तो याद रखना, कानपुर से विद्रोह को कौन संभाल रहा था? नाना साहिब। तो याद रखना, ये नेता आ रहे हैं सारे, क्योंकि ये जो विद्रोह था ये उत्तर भारत में फैला था ये विद्रोह। ठीक है, तो याद रखना इस बारे में। आगे तीसरा पॉइंट, ठीक है, आम जनता ने के आग्रह पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकारना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी जुड़ी थी विद्रोह में। बिहार के आरा के स्थानीय जमींदार ने, उनका नाम कुंवर सिंह था, ने विद्रोह को स्वीकार किया, और बिहार के आरा से कुंवर सिंह शामिल था विद्रोह में। ठीक है, और लखनऊ से ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह की बागडोर अवध के नवाब वाजिद अली शाह के युवा बेटा बिरजिस कद्र को नेता बनाकर की। तो कहने वाले लखनऊ से विद्रोह में शामिल कौन हुआ था? वाजिद अली शाह, अवध के नवाब थे, उनका बेटा शामिल था कद्र। सामल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित करके विद्रोह का नेतृत्व किया, और सामल जो था उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये सारे नेता हैं, सामल, बिरजिस कद्र वगैरह सब नेता हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। आगे देखते हैं, छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के आदिवासी का सत्कार गोनू ने कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया। तो कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? गोनू ने, जो कि छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम से आता था। तो सारे विद्रोही हैं जो जो शामिल हुए हैं विद्रोह में। ठीक है, नेता हैं ये सारे हर जगह से, विशेषकर उत्तर भारत का ज्यादा दबदबा है। ठीक है, और धार्मिक नेताओं ने, जिनमें फकीर, साधु, संत और मौलवी भी शामिल थे, उन्होंने गांव गांव जाकर आम लोगों को विद्रोह में शामिल होने को कहा, जिसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह का नाम आता है, जिन्होंने ऐसी ही भूमिका अदा करी। तो मौलवी हों चाहे पंडित हों, सब शामिल थे विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, और मौलवी अहमद शाह को डंका शाह भी कहा जाता था। ये देखो, ये लिख रखा है, डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि बिना नेतृत्व संगठन के कोई विद्रोह या लड़ाई नहीं की जा सकती। कहने का मतलब है, विद्रोह करना है तो नेतृत्व जरूरी है और संगठन होना चाहिए। बिना नेतृत्व के संगठन के विद्रोह नहीं हो सकता। विद्रोह, क्रांति, ठीक है, आंदोलन, ये ऐसी चीजें, इसमें नेता की जरूरत पड़ती है, नेतृत्व होना चाहिए, ताकि वो बता सके कि रणनीतियां बना सके, कैसे हमें विद्रोह करना है वगैरह। ठीक है, आगे, क्या 1857 को विद्रोह में योजना और समन्वय था? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इस टॉपिक में क्या योजना थी इस विद्रोह में, या फिर ये विद्रोह ऐसे ही चलाया जा रहा था, बस जिसका जो मन आ रहा था वो कर रहा था? देखते हैं। 1857 के विद्रोह में योजना और समन्वय था। समन्वय माने कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तथा एक सुनियोजित तरीके से चलाया गया था। सुनियोजित माने पूरी तैयारी से, पूरी प्लानिंग से। चार्ल्स बॉल, ये अंग्रेज था, चार्ल्स बॉल के अनुसार पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी और विभिन्न जातियों के लोग इकट्ठा होते थे और भविष्य के फैसले लेते थे। तो चार्ल्स बॉल कह रहा है पंचायतें वगैरह फैसले लेती थी रात में जुड़कर कानपुर में। विभिन्न स्थानों पर विद्रोह करने का तरीका आंशिक रूप से समान था। विभिन्न छावनियों के सैनिकों में अच्छा संचार था। कहने का मतलब है, जो छावनियों के सैनिक थे, विभिन्न छावनियों के, जैसे अवध छावनी होगी एक, छावनी ऐसा जगह होता है, कैंटोनमेंट कहते हैं, जहां सैनिक वगैरह रहते हैं। तो अवध हो गई, है ना, बहरामपुर छावनी हो गई, ठीक है, बैरकपुर छावनी हो गई। तो सब में एक कोऑर्डिनेशन था, यहां पर ये बताया जा रहा है। और तीसरा पॉइंट है, मई में नए कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने पर सातवीं अवध इरेगुलर कैवेलरी कैवेलरी माने होता है घुड़सवारी जो होते हैं, ने इस विषय पर 48 नेटिव इन्फेंट्री को पत्र लिखा। नेटिव इन्फेंट्री माने होता है पैदल सैनिक, को पत्र लिखा और कहा, हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला किया है और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। कहने का मतलब है, जब ये पता चला, कारतूसों वाली खबर फैली, तो आपको पता होगा इस विद्रोह में क्या हुआ था, कारतूस वगैरह लाए गए थे। कारतूस क्या होता है? गोली, जो बंदूक की गोली होती है ना, उसे वो कारतूस कह रहे हैं। और उस गोली को कवर किया जाता था आसपास, किससे? चर्बी वाले कारतूस होते थे, चर्बी लगा दी जाती थी बंदूक की गोली के आसपास, कवर बना दिया जाता था उसका। ठीक है, क्योंकि गोली को अंदर ताकि सुरक्षित रखा जा सके। और गोली जो बंदूक में भरनी पड़ती थी, मुंह से काट के भरनी पड़ती थी गोली। ठीक है, मंगल पांडे मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें भी दिखाया है ये पूरा विद्रोह, और वो मूवी आप देख सकते हैं। इस चैप्टर को थोड़ा और आपको क्लियरिटी आएगी इसको पढ़ने में। ठीक है, तो याद रखना, मंगल पांडे मूवी में। तो यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है, 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी ने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को पत्र लिखा और उसमें बोला कि भाई हम ये चीजें नहीं मानेंगे, कारतूस वारतूस का प्रयोग नहीं मानेंगे, क्योंकि कारतूस जो था चर्बी थी, इसमें सुअर और गाय की चर्बी, ऐसी अफवाह फैली थी। ठीक है, जो ये बंदूक की गोली है ना, इसके चारों तरफ चर्बी लगाई गई है। ठीक है, तो ये, और इसे फिर मुंह से तोड़ना पड़ता था, तो ये मना करा
तोड़ने से सैनिकों ने। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और बातचीत करके विद्रोह की योजना बनाते थे। कहने का मतलब है सैनिक वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, योजनाएं वगैरह बन रही हैं, समन्वय था। ठीक है, बिना योजना के, प्रॉपर प्लानिंग के इतना बड़ा काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि विद्रोह में योजना और समन्वय का अभाव नहीं था। यानी कमें नहीं थी, समन्वय, योजना, प्लानिंग वगैरह सब थी। 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी। यानी कि पूछ रहा है कि 1857 का जो घटनाक्रम हुआ इसमें धार्मिक विश्वास भी शामिल थे। धार्मिक विश्वास क्या थे, देख लेते हैं। विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी के कारतूस थे, जिस पर गाय और सूअर की चर्बी से लिपटे कारतूसों को दांत से खींचने के लिए सैनिकों को विवश किया जाता था। इससे सैनिकों में यह विश्वास हो गया कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा और अंग्रेजों ने इसे अफवाह कहा। परंतु इस घटना ने विद्रोह शुरू कर दिया। कहने वाला है वही कारतूस वाली खबर फैल गई, अफवाह। अंग्रेजों ने कहा अफवाह है, लेकिन फैल गई। ये बोला कि कारतूसों पर, कारतूस माने गोली, जो बंदूक की गोली होती है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, और इसे दांत से काटना पड़ता था। तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं तोड़ेंगे इसे। ठीक है, धर्म वगैरह नष्ट हो जाएगा ये सब। इसी प्रकार आटे में गाय और सूअर की हड्डियों को मिलाकर हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने की योजना की अफवाह ने भी लोगों के धार्मिक विश्वास को ठीक पहुंचाई। और दूसरी अफवाह और फैल गई कि आटा है उसमें गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलाया गया है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक आस्थाओं को क्या चोट पहुंची, और उन्होंने मना करा कि इससे हम, ये अंग्रेज मतलब ठीक वगैरह नहीं कर रहे काम। आगे चारों तरफ लोगों में ये भय और शक फैल गया कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने बहुत समझाया कि ये सब अफवाह है, परंतु ये नाकाम रहे। तो कहने वाले अफवाह फैल गई तो फैल गई, अब कोई कुछ भी समझा ले, अब नहीं सुनने वाला कोई भी। भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज सैनिक धार्मिक स्तर पर भेदभाव करते थे और भारतीय सैनिकों को धार्मिक प्रतीक जैसे टीका लगाना, ताबीज बांधना आदि से रोकते थे अंग्रेज सैनिक। इस प्रकार धार्मिक विश्वासों ने 1857 के विद्रोह को होने से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो धार्मिक विश्वासों का भी रोल था 1857 के विद्रोह में होने में। अगला क्वेश्चन है, अफवाहें तब फैलती हैं जब उनमें लोगों के दिमाग में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कथन किस प्रकार से उचित है। तो इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें यह पता चलेगा, ये पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह में कारतूसों वाली खबर जो फैली, जिसे अफवाह कहा अंग्रेजों ने, तो उस पर भारतीय सैनिकों ने विश्वास एकदम कैसे कर लिया। तो इस क्वेश्चन में बताया जाएगा कि 1820 के समय से ही अंग्रेज कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे। ठीक है, भारतीय जो थे हिंदू मुसलमान, उनके धर्मों में छेड़छाड़ करना, ठीक है, उनके जो पर्सनल मैटर है उसमें घुसना, ठीक है, तो ऐसी चीजें कर रहे थे। तो इससे भारतीयों के मन में ये संदेह बैठ गया कि अंग्रेज कुछ ना कुछ हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, ठीक है, गड़बड़ कर रहे हैं हमारे साथ। तो जब ये कारतूस वाली खबर पहली तो इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अंग्रेज कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो ये तो पढ़ लेना आप। ठीक है, इसमें हालांकि कुछ चीज़ें ठीक भी थी, जैसे पश्चिमी विचार वगैरह की बात करते थे अंग्रेज, पश्चिमी शिक्षा देंगे, पश्चिमी विचार यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, पश्चिमी संस्थाओं के द्वारा भारतीय समाज को सुधारने के लिए हम कोशिश करेंगे, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कॉलेज खोलेंगे, ये सब कर रहे थे। तो ये सब भारतीयों को पसंद नहीं आ रहा था, अंग्रेजी वगैरह। ठीक है, कि भारतीय भाषा कहाँ जाएंगी, वो कह रहे हैं अंग्रेजी अगर आ जाएगी यहाँ पर, ये सब पे, ठीक है, संदेह हो रहा था, इसे संदेह के नजर देख रहे थे। और लॉर्ड डलहौजी लैब्स का सिद्धांत ले आया था। लैब्स का सिद्धांत था हड़प नीति, यानी कि रियासतें हड़पने के लिए उसने ये हड़प नीति बनाई, जिसमें झांसी, सतारा, इन सबको हड़प लिया उसने। ठीक है, दत्तक पुत्र की अनुमति ना देकर उन्होंने ब्रिटिश में सम्मिलित कर लिया, और उसने कहा कि जिसका अपना पुत्र नहीं है इन रियासतों में, तो वो रियासत अंग्रेज ले लेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा खत्म की, लॉर्ड डलहौजी ने ये काम किए। तो इससे संदेह बैठ गया अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में कि गड़बड़ कर रहे हैं, और अभद्र व्यवहार वगैरह करते थे अंग्रेज। ठीक है, क्या करते थे, अभद्र व्यवहार करते थे, देख सकते हैं आप यहाँ पर। श्रेष्ठता की बात करते थे अंग्रेज, कि हम श्रेष्ठ हैं, तुम निकृष्ट हो, तुम बेकार हो, ठीक है, भारतीय सही नहीं है और हम उन्हें सही करने आए हैं। ठीक है, ये सब की बात करते थे शुरू से ही। इससे अंतर बढ़ता गया भारतीय सिपाहियों और अंग्रेज सिपाहियों के मध्य में। ठीक है, तो याद रखना, जो मंगल पांडे मूवी है उसमें भी दिखाया गया है ये चीज़ थोड़ी, तो वो देख सकते हैं आप, इस चैप्टर के लिए मूवी अच्छी है वो। ठीक है, आपको उसमें सब विजुअलाइजेशन से हेल्प मिल जाएगी आपको, जैसे कारतूस क्या होता है, कैसे काटते हैं, ये सब उसमें दिखाया मूवी में। ठीक है, चरबू के कारतूसों को हटाना की घटना, सॉरी हटाना नहीं, घटना गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा आटे में बोली
ठीक है, बाली घटना। तो ये सब हो गई, आटे में चूरा वगैरह मिलाना हो, ठीक है, ये सब। तो गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा वगैरह, चर्बी के कारतूस वाली ये घटनाओं ने जोर पकड़ा और भारतीयों के मन में ये संदेह पैदा कर दिया कि जो अंग्रेज हैं वो उनका धर्म भ्रष्ट करने आए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला पॉइंट, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के क्या क्या तरीके थे। तो विद्रोहियों ने एकता कैसे स्थापित करी, क्योंकि एकता बहुत जरूरी होती है। कोई भी विद्रोह चलाना है तो एकता जरूरी है, एकता से ही लड़ सकते हैं आप सामने वाले से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित तरीके अपनाए गए, जैसे घोषणाओं द्वारा, घोषणाओं द्वारा सभी लोगों को बिना जाति बिना धर्म के भेद किए विद्रोह में शामिल होने के लिए आह्वान किया गया, और मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की ओर से की गई घोषणाओं में हिंदुओं की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा। ठीक है, सबको बोला सब विद्रोह में शामिल हो जाओ अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, और विद्रोह में इस बात का ध्यान रखा गया कि हिंदुओं की भावनाओं को क्षति ना पहुंचे और मुस्लिम्स की भावनाओं को क्षति ना पहुंचे, सब मिलकर अंग्रेजों से लड़ेंगे। ठीक है, ये वाली बात थी। 1857 के विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान लाभ और समान हानि होनी थी। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के हित समान थे इस विद्रोह में, इसलिए इसलिए विद्रोह शामिल में हुए सब लोग। तीसरा, इश्तेहारों, सार्वजनिक सूचना, अखबार के माध्यम से अंग्रेजों से पहले के अतीत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। जैसे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत धार्मिक सहनशीलता की नीति के कारण सभी समुदायों में सह अस्तित्व की भावना की प्रशंसा की जाती थी। कहने का मतलब है, बताया गया कि अंग्रेजों के राज में देखो कितना बुरा हो रहा है, सब कोई धार्मिक अपनी स्वतंत्रता नहीं कर सकता, कुछ भी फॉलो वगैरह नहीं करवा रहा है, जबकि जब मुगल साम्राज्य था तो सब अपना काम कर पा रहे थे अच्छे से। तो ये याद दिलाया कि मुगल साम्राज्य अच्छा था, ये जो अंग्रेज वंग्रेज आए ये सब बेकार है ये। ठीक है, तो ये बात बोली जा रही है। चौथा, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में सम्मिलित होने का आह्वान किया गया। कहने का मतलब है, इस विद्रोह में कहा गया कि मोहम्मद महावीर के नारे लगाए गए कि सब इसमें शामिल हो जाएं, धर्म के अंतर को भूलते हुए। तो इस तरीके से 1857 के विद्रोह में ये प्रयास किए गए एकता के। ठीक है, फिरंगी क्या होता है ये सब पढ़ लेना, नीले डब्बे हैं। फ्रैंक फ्रांस का नाम पड़ा है। ठीक है, फिरंगियों को फिरंगी कहा जाता था अंग्रेजों जैसे। अंग्रेजी राज्य के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि क्या भविष्यवाणी की गई थी कि इस भविष्यवाणी से कहा गया था कि 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके पर भविष्यवाणी करते हुए किसी ने कहा था कि 100 साल चलेगा कंपनी राज बस, यानी 1757 से 1857 तक। ये भी अब भविष्यवाणियां हो रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं, सब हो रहा है। ठीक है, किस चीजों के प्रतीक को आने वाली उथल पुथल का संकेत माना जा रहा था। उथल पुथल मच रही थी, क्या मच रही थी वो देख लेते हैं। उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में गांव गांव में रोटियां वितरित करने की रिपोर्ट आ रही थी। कहा जाता है कि एक रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक रोटी और 5 और रोटियां बनाकर अपने गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता है तथा यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता था। और रोटियां वितरित करने का अर्थ तथा उद्देश्य ना तो उस वक्त साफ था और ना ही वर्तमान में स्पष्ट है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग इसे किसी आने वाली हलचल का संकेत मान रहे थे। कहने का मतलब रोटियां वगैरह बांटी जा रही हैं, संकेत बांटे दिए जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, एक गांव से 5 रोटियां पहुंचा दी, फिर दूसरे गांव में 5 रोटियां पहुंचा दी, तो रोटियां मिल गई, तो कुछ संकेत है इनके विद्रोहियों की, ये रोटियां मिल जाएंगी सबको, तो क्या करना है फिर उसके बाद, ये सब। ठीक है, सहायक संधि देख लेते हैं, ये पेपर में आती है। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली द्वारा सन 1798 में तैयार की गई थी, एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ ये संधि करने वालों को कुछ शर्त माननी पड़ती थी। ठीक है, जिन रियासतों ने ये सहायक संधि करी थी अंग्रेजों के साथ उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। जैसे जैसे शर्त माननी पड़ती थी, जैसे अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, सहयोगियों की रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी नियुक्त रहेगी, और जो सहयोगी मित्र पक्ष है उसके क्षेत्र में अंग्रेज अपनी एक सेना रखेंगे, रेजिडेंट। सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा तथा ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में शामिल हो सकेगा। कहने का मतलब है, जो सहयोगी जो पक्ष है यानी कि जो रियासत है जिसके साथ ये संधि कर ली है, वो किसी के साथ युद्ध नहीं करेगा। अगर ठीक है युद्ध करेगा तो उससे पहले अंग्रेजों की अनुमति लेगा, तो कहने में अंग्रेजों के हिसाब से काम करेगा। चौथा, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी कि अंग्रेज जो सेना भेजेंगे अपनी, तो उस सेना का रखरखाव, उस पर जो भी खर्चा आएगा वो वही रियासत का व्यक्ति देगा, वही सहयोगी पक्ष देगा। ठीक है,
रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जहां अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। ठीक है, जो डायरेक्ट शासन में नहीं आता था अंग्रेजों के, वहां रखते थे। अवध में विद्रोह क्यों हुआ, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 8 नंबर का पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है लेंथी। अवध क्योंकि बहुत सेंटर था, एपी सेंटर कह सकते हैं आप विद्रोह का 1857 को, बहुत हलचल हो रही थी अवध से। देख लेते क्या है। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था, गिलास ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। गिलास फल किसको कह रहा है, अवध को कह रहा है। लॉर्ड डलहौजी वही व्यक्ति है जो हड़प नीति लेकर आया था, जिसे लैप्स का सिद्धांत कहते हैं, 1 नंबर में भी आता है कभी कभी, जिसके तहत वो रियासतें हड़प रहा था सारी। झांसी हड़प ली उसने, सतारा हड़प ली उसने, ठीक है, और भी रियासतें हड़पता जा रहा था वो। ठीक है, तो अवध रियासत अभी बची थी उसकी नजरों से, तो अब वो कोशिश कर रहा है अवध को हड़पने की। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है ये वाला जो ब्लैक कमेंट है ना, ये डलहौजी का है कि ये गिलास फल कह रहा है, चेरी कह रहा है अवध को, एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। कह रहा है कि अवध कितना भी बचने की कोशिश कर ले, बच नहीं पाएगा। ठीक है, और 5 वर्ष बाद अवध 1856 को अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई के साथ ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया, और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपना अंग घोषित कर दिया अवध को। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में, अवध को अपना अंग घोषित कर दिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया था कि वे अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे और वे अवध में लोकप्रिय नहीं थे, जो कि गलत था। और अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको हटा दिया गया गद्दी से, कहते हुए कि इन्हें तो शासन चलाना ही नहीं आता है, ठीक है, क्या चलाएंगे शासन। और अंग्रेजों ने इन्हें हटाकर कलकत्ता भेज दिया, निष्कासित कर दिया, निष्कासित मान निकाल दिया। 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई, वही सहायक संधि जो मैंने बताई थी अभी आपको। ठीक है, जो भी सहायक संधि करता था अंग्रेजों के साथ, उसे अंग्रेजों की शर्तें माननी पड़ती थी, तो सहायक संधि कर दी। और नवाब वाजिद अली शाह की जो सेना थी उसको खत्म कर दिया, सेना को हटा दिया, और अंग्रेजों ने अपनी टुकड़ी वहां पर लगा दी। अंग्रेजों को अवध की जमीन अंग्रेजों को अवध की जमीन नील और कपास की खेती के लिए उचित लगती थी, और अंग्रेजों का मानना था कि अवध को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जाए। तो नील और कपास बहुत महत्वपूर्ण था अवध में, तो अंग्रेज चाहते थे कि इसे उत्तर भारत का एक बाजार बनाया जाए, तो अंग्रेजों की नजर थी। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर, इन पर बहुत नजरें लगा के बैठते थे अंग्रेज, प्रॉफिट चाहिए उन्हें किसी भी तरह। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। और इन्हीं सभी कारणों से अवध को 1856 में अंग्रेजों के ने अधिकरण कर लिया। अधिकरण माने होता है कब्जा लिया। अंग्रेजों ने 1856 में अवध को कब्जा लिया, और अब परंतु अवध के लोगों ने विद्रोह भी शुरू कर दिया, लेकिन अवध के लोग वाजिद अली शाह से बहुत चाहते थे उन्हें, और अंग्रेजों का उन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो ध्यान रखना, अधिकरण माने होता कब्जा। अंग्रेज द्वारा अवध के नवाब वाजिद अली शाह को जबरन हटाने पर लोगों ने क्या किया, अब जब लोग क्या करेंगे, अब जो जनता थी उनकी उनकी जो जनता थी वो क्या करेगी, जब उसे हटा दिया। ठीक है, जब उसे हटा दिया तो जनता अब क्या करेगी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए अवध के अधिग्रहण के कारण आम लोगों ने गहरा संतोष था। जब नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ में विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग बिलाप कर रहे थे और कानपुर तक उनके पीछे पीछे आ गए। नवाब के निष्कासन माने निकाल देना पर आम लोगों ने लिखा था। आम लोग क्या लिख रहे, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। देह से जान जाने का मतलब है यहाँ पर कि नवाब वाजिद अली शाह जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे और शान थे अवध की, तो जो वहां की प्रजा थी वो उनसे प्रेम करती थी, उनसे चाहती थी। जबकि अंग्रेजों ने गलत सूचना फैला रखी थी, ये अंग्रेजों ने आरोप लगा रखे थे कि नवाब वाजिद अली शाह बेकार शासन करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कोई सड़क, कोई बाजार, कोई घर ऐसा ना था जहां से जान आलम से बिछड़ने पर बिलाप का शोक ना गूंज रहा हो। यानी कि जो प्रजा थी उनकी अवध की, वो बहुत दुखी थी जब वाजिद अली शाह को अंग्रेज निकाल रहे थे, और प्रजा को भी पता था कि अंग्रेज गलत कर रहे हैं ये हमारे साथ। ठीक है, और एक लोकगीत में इस बात पर व्यक्त शोक इस प्रकार है, अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीनो। ठीक है, नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत से लोगों की रोजी रोटी जाती रही। तो इतने सारे लोग जो काम करते थे अवध के राजा वाजिद अली शाह के साथ, तो उनकी भी रोजी रोटी चली गई, क्योंकि अंग्रेज तो किसी को रखेंगे नहीं, और रखेंगे भी तो वेतन वेतन तो कुछ देंगे नहीं। ठीक है, ये सब इस प्रकार कहा जा सकता है कि अवध में आम लोग नवाब वाजिद अली शाह से बहुत प्रेम करते थे और उनके अंग्रेजों से बहुत प्रेम करते थे। उनके क्या है, ये गलत है थोड़ा। ठीक है, इसे थोड़ा सही करना, अंग्रेजों से क्यों प्रेम करेंगे भाई। ठीक है, इस प्रकार कहा जाता है कि अवध के आम लोग नवाब वाजिद अली शाह
से बहुत प्रेम करते थे तथा उनके द्वारा जो अंग्रेजों से प्रेम करते थे उनके द्वारा अंग्रेजों द्वारा हटाए जाने पर आम लोगों ने अपना गहरा संतोष प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर गलत है। ये अंग्रेजों से बहुत प्रेम करते थे, अंग्रेजों से क्यों प्रेम करेंगे भाई। ठीक है, और जो अंग्रेज जो गलत काम कर रहे हैं उसके प्रति उन्होंने गहरा संतोष दिखाया, प्रतिक्रिया दिखाई। ठीक है, अवध के लोगों ने। आगे, ब्रिटिश नीति के द्वारा अवध के ताल्लुकदारों को प्रभावित करने वाले तरीकों का उल्लेख करो जिनके कारण ताल्लुकदार विद्रोह में शामिल हो गए। जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि जितने भी लोग हैं सब विद्रोह में शामिल हैं। ठीक है, चाहे किसान वर्ग हो, जमींदार वर्ग हो, ताल्लुकदार वर्ग हो, मौलवी हो, पुजारी हो, पंडित हो, है ना, राजा लोग तो होंगे ही, नवाब तो होंगे ही, सब शामिल थे अंग्रेजों के विरुद्ध। क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां बना रखी थी जिससे क्या हो रहा था, सबको लग रहा था कि अंग्रेज हमारे हित में नहीं है, अंग्रेजों का शासन यहाँ पर। अंग्रेज जातियां कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, है ना, तरीके तरीके से। तो इसलिए ब्रिटिश नीति के कारण परिणाम स्वरूप अवध के ताल्लुकदार निम्नलिखित रूप से प्रभावित हुए। ताल्लुकदार क्यों प्रभावित हुए देख लेते हैं। ठीक है, अवध के अधिग्रहण के कारण ताल्लुकदारों की सेना अंग्रेजों द्वारा भंग कर दी गई जिसके कारण ताल्लुकदार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हुए। ताल्लुकदारों को आप ऐसे ही समझना, जमींदार टाइप। ठीक है, तो अवध के अधिग्रहण, अवध को जब कब्जे में ले लिया तो ताल्लुकदारों की सेनाएं वगैरह थी सब हटा दी कंपनी ने, अंग्रेजों ने। अवध के अधिग्रहण के कारण ताल्लुकदारों के जो दुर्ग चले आ रहे थे उसे ध्वस्त कर दिया गया। दुर्ग थे जो इनके किले थे वो सब तोड़ ताड़ दिए अंग्रेजों ने ताल्लुकदारों के। और 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम पर ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। इससे ताल्लुकदारों को बेदखल किया जाने लगा। इसके कारण ताल्लुकदारों के पास भूमि 67% से कम होकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के ताल्लुकदारों के तो आधे से ज्यादा गांव वहां से जाते रहे। कहने का मतलब ये बंदोबस्त लेकर आए अंग्रेज, एक मुफ्त बंदोबस्त। पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था इस्तमारी बंदोबस्त बंगाल में लगाया गया था। ठीक है, और दक्षिण में लगाया गया था कौन सा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। लेकिन 1856 में हम देखते हैं अवध में लगाया गया था एक मुफ्त बंदोबस्त। ठीक है, इस बंदोबस्त के तहत क्या करा अंग्रेजों ने, ताल्लुकदारों की जो जमीनें ज्यादा थी उनको धीरे धीरे कब्जा लिया। भू राजस्व व्यवस्था थी ये भी। और राजस्व मांग में 30% से 70% तक वृद्धि कर दी गई क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र का मूल्य निर्धारण बढ़ा चढ़ाकर कर दिया गया। इससे ताल्लुकदार बुरी तरह से प्रभावित हुए। जो भू राजस्व है, जो रेवेन्यू है, वो 30 से 70 कर दिया गया। ठीक है, और इससे ताल्लुकदार जो थे बुरी तरह से प्रभावित हुए। तो ताल्लुकदार प्रभावित हो रहे हैं तो इसीलिए ताल्लुकदार विद्रोह में शामिल भी होंगे। वो अंग्रेजों से घृणा करेंगे, नफरत करेंगे और अंग्रेजों को हटाने का प्रयास करेंगे। इसलिए वो नवाबों का और जो राजा है यहाँ का उनका समर्थन करेंगे, सिपाहियों का समर्थन करेंगे। ठीक है, सबके अपने अपने हित हैं विद्रोह में, इसलिए सब शामिल हो रहे हैं। ठीक है, अगर ताल्लुकदारों के साथ अंग्रेज गलत नहीं करते तो ताल्लुकदार विद्रोह में शामिल नहीं होते। ताल्लुकदार कहते हैं भाई हमें क्या शामिल होना है, हमारा तो सही चल रहा है ना काम। जब व्यक्ति के ऊपर, जब कहते हैं ना, जब संकट आता है व्यक्ति के ऊपर तभी व्यक्ति सामने निकल कर आता है, वरना तो नहीं आता वो। इन सभी कारणों से ताल्लुकदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में स्वयं को शामिल किया। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि ताल्लुकदार विद्रोह में शामिल क्यों हुए, तो इन चारों कारणों से शामिल हुए विद्रोह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवध के किसान विद्रोह से क्यों जुड़ गए। अब यहां पर पूछ रहा है कि किसानों को ऐसा क्या दिक्कत हो गई जो विद्रोह से जुड़ गए। किसानों के साथ तो हमने पढ़ाई है पिछले चैप्टर में भी। इस्तमारी बंदोबस्त के नाम पर उनकी हालत खराब कर रही जा रही है, रैयतवाड़ी के नाम पर उनकी हालत खराब की जा रही है। तो अब क्या करा जा रहा है अंग्रेजों का, देख लेते हैं। अवध के किसान विद्रोह में शामिल निम्नलिखित कारणों से शामिल हुए। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों को हाथ में दे देंगे जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और भू राजस्व वसूले से इजाफा होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसानों को यह एहसास दिलाया शुरुआत में अंग्रेजों ने कि ताल्लुकदारों से जमीन छीन के हम तुम्हारे हाथों में दे देंगे जिससे तुम्हें फायदा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करा लेकिन। और 30 से 70% तक क्या करा था, बढ़ा दी, राजस्व की मांग बढ़ा दी। 30 लेते थे पहले, 30%, अब कहने 70% लेंगे हम टैक्स। देख रहे हो कितना डबल ट्रिपल डबल कर दिया, लूट मचा रखी अंग्रेजों ने। ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। ताल्लुकदार किसानों से तरह तरह के पैसा वसूलता था परंतु बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करता था, त्योहारों पर किसानों को कर्जा देता था। ताल्लुकदार जो थे, जमींदार जो लोग थे, वो किसानों को शोषण करते थे, उन्हें भी परेशान करते थे, लेकिन किसानों की कभी कभी वो मदद भी किया करते थे। ठीक है, तो एक सामाजिक व्यवस्था थी गाँव में। ठीक है, सब एक दूसरे को जानते थे ये सब। अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व वसूलने लगे और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था से के तहत बुरी तरह पिसने लगे। इन सभी कारणों से अवध के किसानों ने विद्रोह में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। तो किसान इसलिए शामिल हो रहे हैं अवध की। ठीक है, तो अवध एपी सेंटर है तो अवध पे चल रहा है क्वेश्चन। तो याद रखना क्वेश्चन ज्वाइंट होकर भी आ सकता है कि अवध के ताल्लुकदारों किसानों का विद्रोह में शामिल होने के पीछे क्या कारण थे। तो ये ठीक है, अलग अलग भी आ सकता है, जुड़ के भी आ सकता है। अवध के सैनिकों ने विद्रोह में क्यों शामिल हुए, तो अवध के सैनिक क्यों विद्रोह में शामिल हो रहे हैं ये भी देख लेते हैं। किसानों का संतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था
क्योंकि बहुत सारे सैनिक कम वेतन और वक्त पर छुट्टी ना मिलने के कारण असंतुष्ट थे। ठीक है, याद रखना, अंग्रेज जो किसानों के साथ हरकतें कर रहे हैं ना, गलत गलत किसानों को परेशान कर रहे हैं, उन्हीं किसानों के जो बच्चे हैं वो अंग्रेजों की सेना में शामिल हैं। ठीक है, जो छावनियां है ना, उसमें जो सैनिक हैं वो अवध के किसानों के ही लड़के हैं अधिकतर। तो इसलिए उन्हें भी देखने को मिल रहा है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं अंग्रेज। ठीक है, और छुट्टी उट्टी नहीं देते थे अंग्रेज। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। एक मिनट देखते हैं थोड़ा। हाँ, 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी, अफसरों की श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा। 1840 में क्या हो गया, जो ब्रिटिश अफसर थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे, श्रेष्ठ माने सुपीरियर मानने लगे, और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। जो सिपाही हैं, भारतीय सैनिक हैं जो, उनको कहते थे तुम कमतर नस्ल के हो, तुम इंफीरियर हो हमसे। ठीक है, और गाली गलौज आम हो गई, शारीरिक हिंसा उनसे सामान्य बात हो गई। गाली गलौज करने लग गए, हिंसा करने लग गए उनके विरुद्ध, तो ये आम हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। कहने का मतलब है बंगाल में जो छावनी थी उसमें जो सैनिक काम कर रहे थे वो अवध से आते थे। ठीक है, जैसे मैंने बताया अवध के किसानों के ही लड़के थे वो। ठीक है, तो इसलिए किसान और सैनिक का सीधा कनेक्शन बन रहा है इधर। अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों से दुर्व्यवहार करते थे। जैसे मैंने बताया, अंग्रेज अफसर क्या कर रहे हैं, अंग्रेज अफसर जो हैं दुर्व्यवहार, अंग्रेज अफसर जो हैं दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हथियार उठाते थे, तो गांव में उनके भाई ब्रदर भी उनके साथ आ जाते थे। तो अंग्रेज अफसर क्या कर रहे थे, भारतीय सिपाही दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो भारतीय अफसर सोएंगे थोड़ी ना, भारतीय जो सिपाही हैं फिर वो उन्हें मारते पीटते थे। फिर इस प्रकार कहा जाता है कि उपयुक्त कारणों की वजह से सिपाहियों ने विद्रोह किया और अवध को ग्रामीण जनता ने सिपाहियों को साथ दिया। और जो गांव की जनता थी उन्होंने भी भारतीय सिपाहियों का साथ दिया, क्योंकि वो भी जानती थी गांव की जनता की अंग्रेज ही बदमाश हैं, अंग्रेजी गड़बड़ कर रहे हैं उल्टी सीधी, तो इसलिए अपने सिपाहियों का साथ दो। और सैनिकों में अधिकांश अवध के सैनिक थे, जैसे कि मैंने आपको बताया अवध पौधशाला थी। ठीक है, पौधशाला का मतलब है कि सबसे ज्यादा सैनिक अवध से आते थे अंग्रेजों की उसमें छावनियों में। विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने की, ये मैंने पढ़ाई दिया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अंग्रेजों ने विद्रोह को चलने के लिए क्या क्या कदम उठाए देख लेते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया था अंत में, ये याद रखना, लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजों के मन में डर बैठा दिया था, खून ही खून खराबा हुआ था भयंकर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अंग्रेजों के लिए इस जन विद्रोह को कुचलना आसान नहीं था, परंतु फिर भी अंत में सफल हुए वो लोग। उन्होंने इसको कुचलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। क्या कदम उठाए देख लेते हैं। अंग्रेजों ने मई और जून 1857 में कई कानून बनाए, और इन कानूनों के तहत समस्त उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है, मार्शल लॉ लागू कर दिया, लॉ लागू कर दिया, मार्शल लॉ। ठीक है, आगे मार्शल लॉ का मतलब है कि अंग्रेज अब जिसको चाहे उसको पकड़ लेंगे, धर लेंगे, जिस पे भी शक हो गया कि ये विद्रोह में शामिल तो नहीं था, पकड़ लेंगे, और उस व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है उसकी, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अंग्रेज जो चाहे वो करेंगे। अब फौजी अफसरों व साधारण अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में सम्मिलित होने का संदेह था। संदेह हो गया जिस पर भी, जिस भी गांव के व्यक्ति पर, किसी पे भी अंग्रेजों को सीधा पकड़ लो, उसे मारो पीटो, जो करना करो। कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और विद्रोह को केवल एक सजाए मौत निर्धारित की गई। ठीक है, पहले क्या होता था, किसी को पकड़ा, मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है, तारीख पे तारीख वाली बात चल रही है, सामान्य प्रक्रिया थी, कचहरियां वगैरह चल रही हैं, ठीक है, अदालतों में ले जा रहा है उन्हें, कानून को थोड़ा सा फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अब क्या करा विद्रोह में, विद्रोह में केवल एक ही सजा थी, सजाए मौत। शामिल हो गया, अगर पता चल गया विद्रोह में शामिल था तो लटका दो, मार दो। आगे चौथा पॉइंट है, ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियां मंगाई गई ताकि विद्रोह को कुचला जा सके, और अंग्रेजों ने विशाल स्तर पर सैनिक शक्ति का प्रयोग किया, यानी कि और सैनिक बुलवाए अंग्रेजों ने ब्रिटेन से, ताकि जो विद्रोह है उसको कुचला जाए। उत्तर प्रदेश अवध के बड़े भाग में बड़े भूस्वामी और काश्तकारों ने मिलकर विरोध किया था। अंग्रेजों ने उनकी एकता तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को उनकी जागीरें लौटाने का आश्वासन दिया। ठीक है, यहां पर देखो अंग्रेज गेम खेल रहे हैं, जो जमींदार हैं उनको ये प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि तुम विद्रोह में शामिल मत हो। ठीक है,
तुम हमारे क्या बन जाओ, जासूस बन जाओ, तो हम तुम्हारी जागीरें लौटा देंगे, तुम्हारी जमीन लौटा देंगे, जो हमने तुमसे छीनी थी ना, हम तुम्हें वापस कर देंगे, अगर तुम हमारे वो बन जाओगे, पैट लॉयल कह सकते हैं, है ना, वफादार। तो कुछ जमींदारों ने यहाँ पर क्या करा, अंग्रेजों को साथ दे दिया और गद्दारी कर दी एक तरह से कहते हैं। और विद्रोह में भाग लेने वाले जमींदारों की जमीनें छीन ली गई थी और वफादार जमींदारों को इनाम दिए गए। जो जमींदारों ने चेला चमचागिरी करी अंग्रेजों की, ठीक है, जो क्या कहते हैं, उनके वफादार बन गए, लॉयल बन गए अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों ने खुश होकर उन्हें जमीनें लौटा दी। इस प्रकार अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने में सफलता प्राप्त की। तो सफलता प्राप्त कर ली 1857 के विद्रोह में कुचलने में, ठीक है। अगला, 1857 के विद्रोह से पूर्व भारतीय सैनिकों की अंग्रेजी शासन के विरुद्ध शिकायतों का वर्णन कीजिए। कि 1857 के विद्रोह से पहले ही अंग्रेज के खिलाफ भारतीय सैनिक कुछ शिकायतें करते थे। वो शिकायतें क्या थी देख लेते। वही, गाय और सुअर की चर्बी से लिपटे कारतूसों को दांतों से खींचने के लिए बाध्य किया जाता था उन्हें, जिसमें उन्होंने मना किया कि भाई हम नहीं खींचेंगे, इससे हमारा धर्म खतरे में होगा, क्योंकि जो कारतूस थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी की बात थी। इसलिए गाय पवित्र है हिंदुओं के लिए और सुअर जो है वो बेकार है मुसलमानों के लिए, तो इसलिए वो ऐसा काम नहीं कर सकते। तो यहां पर ये बात बोली गई विद्रोह में। अंग्रेज अफसर अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानते थे। उनसे गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात थी, ठीक है। जो अंग्रेज अफसर थे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, सुपीरियर मानते थे, और जो भारतीय सैनिक थे उन्हें कमतर मानते थे, कहते हैं बेकार है ये लोग, ठीक है, ये इंफीरियर है, ये सब ये बेकार लोग हैं, ऐसे मानते थे और गाली गलौज करते थे, उनसे मारपीट करते थे। अंग्रेज अफसरों और सिपाहियों के मध्य संदेह का वातावरण था, जो कि कारतूस वाली घटना से और अधिक बढ़ गया। भारतीय सैनिक और अंग्रेज अफसरों के बीच में क्या थे, संबंध बिगड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे। जैसे कारतूस वाली घटना सामने आई तो भारतीय सैनिकों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज गड़बड़ कर रहे हैं। सिपाहियों की छुट्टियां प्रदान करने के बारे में भी शिकायतें थी, जिससे गांव में असंतोष में वृद्धि हो रही थी। छुट्टियां वगैरह देते नहीं थे भारतीय सिपाहियों को, ताकि वो अपने गांव वगैरह जा सकें वगैरह, तो इससे भी गांव में असंतोष पैदा हो रहा था, ठीक है। ये वाला हमने देखा, ठीक है। आगे देखते हैं। इन सभी शिकायतों के कारण भारतीय सैनिकों ने 1857 के विद्रोह में को आरंभ किया। 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए लोग। विद्रोह की जानकारी हमें कहां से मिलती है, ये भी देख, क्या देखना है, ठीक है। तो इसकी जानकारी विद्रोहियों की घोषणाओं से मिलती है, अधिसूचनाओं से मिलती है, नेताओं के पत्रों के अलावा सरकारी वृत्तांत जैसे कि औपनिवेशिक प्रशासन और फौजियों की चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं, सरकारी इतिहासों द्वारा प्राप्त होती हैं। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा विद्रोह की कई तस्वीरें, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून आदि बनाए गए, जिनसे विद्रोह की निम्नलिखित छवियों का ज्ञान होता है। कहने वाला इन सारी जानकारी, इन सभी से हमें विद्रोह की जानकारी मिलती है आज की डेट में जो हम पढ़ रहे हैं इतिहास। 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है, इतिहासकार इन चित्रों का किस प्रकार विश्लेषण करते हैं। तो चित्र वगैरह बनाए गए 1857 के, ठीक है, विद्रोह पे, और इन चित्रों से पता लगता है कि क्या हुआ था विद्रोह में, ठीक है। और चित्रों की क्या है राजनीति, ये भी देखेंगे हम। जो चित्र बनाता है वो अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करता है, श्रेष्ठ, जैसे अभी हम देखेंगे। देखो, चित्र आपकी किताब में दे रखे हैं, इसे देख लेना, 8 नंबर में पेपर में आ सकता है, ठीक है। चित्र देख लेना, इस चैप्टर में दे रखा है, चित्र देख के आपको समझ में आएगा। विद्रोह में साधारण जनता का भागीदार होना। पहला, विद्रोह में साधारण जनता ने भाग लिया। ये केवल सिपाहियों आदि तक सीमित नहीं थी। जैसे एक चित्र में लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध हमले में जनसाधारण को सिपाहियों के साथ लड़ते हुए दिखाया गया। एक चित्र बनाया गया जिसमें दिखाया गया कि लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ रहे हैं आम लोग। भारी नुकसान, विद्रोह के कारण भारी तबाही हुई थी और इमारतों को हानि पहुंची थी। जैसे कि चित्रों में दिल्ली की एक नष्ट मस्जिद और बाजिद अली शाह द्वारा बनाया गया सिकंदरा बाग खंडर के रूप में दर्शाया गया। तो एक चित्र है उसमें दिखाया गया है कि दिल्ली में एक मस्जिद को नष्ट किया गया और बाजिद अली शाह का जो सिकंदरा बाग खंडर था उसको नष्ट किया गया। तीसरा, ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण की पुनर्स्थापना। एक चित्र है उसमें दिखाया गया कुछ चित्र जैसे द रिलीफ ऑफ लखनऊ टॉमस जोस बार्कस द्वारा चित्रित है। यह दर्शाता है कि इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता व नियंत्रण की पुनर्स्थापना हुई है। चित्र अंग्रेजों को की सैनिक टुकड़ियों के नए कमांडर कॉलिन कैम्पबेल के आगमन को दर्शाता है, जिसने दोबारा लखनऊ को विजय किया था। कहने का द रिलीफ ऑफ लखनऊ नाम का चित्र है, टॉमस ने बनाया था। इसमें बताया गया कि जो कैम्पबेल था इसने विद्रोह दबाया था लखनऊ का। तो ये जब आ रहा है तो पुनर्स्थापना हो रही है ब्रिटिश सत्ता की। भयानक स्थिति का वर्णन, चित्रों द्वारा उस समय अंग्रेजों की भारत में क्या स्थिति थी इसका पता चलता है कि किस प्रकार विद्रोह के दौरान मारकाट थी। मारकाट उनमें डर था। जैसे कि जोसेफ नोएल पेटन का एक चित्र इन मेमोरियम एक चित्र है जोसेफ का, जिसमें अंग्रेजों की औरतों की लाचारी की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसमें निष्कर्ष निकलता है कि अंग्रेजों में भय था
कि पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। तो ये वाला चित्र था एक। आगे, अंग्रेज महिलाओं को वीरता की मूर्ति के रूप में प्रदर्शित करना। विद्रोह के कारण हिंसात्मक घटनाओं ने जान माल को खतरा था। ऐसी स्थिति में अंग्रेज महिलाओं को भी वीरता प्रदर्शित करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा की। उदाहरण के तौर पर कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करते हुए मिस व्हीलर का एक चित्र है, जिसमें दिखाया गया है कि उसने कैसे लड़ते हुए सबको मार दिया, विद्रोहियों को। ठीक है। और अपने सम्मान की रक्षा के चित्र में धरती पर पड़ी बाइबल ईसाइयत की रक्षा के लिए संघर्ष का प्रतीक थी। ठीक है। तो ये चित्र बनाया गया अंग्रेजों द्वारा, जिसमें मिस व्हीलर का चित्र बनाया है, इसमें दिखा रहा है वो गोली चला रही है, सबको मार रही है, विद्रोहियों को। ठीक है। प्रतिशोध और सबक, उसमें मिस व्हीलर को एक वीर के रूप में दिखाया और विद्रोहियों को खराब दिखाया है। तो जो चित्र बनाता है चित्रकार, वो अपनी तरह से चित्र को समझाता है। ठीक है। प्रतिशोध और सबक, एक अन्य चित्र न्याय के नीचे पट्टी पर लिखा है, कानपुर में हुए भीषण नरसंहार के समाचारों ने समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया। इस प्रकार के चित्रों ने एक ऐसा माहौल बना दिया जिसमें दमन और हिंसा प्रतिशोध की आवश्यकता पर बल दिया गया। कि कानपुर में एक चित्र बनाया गया, ठीक है, सॉरी, कानपुर में जो भीषण नरसंहार किया था विद्रोहियों ने, तो उसमें क्या कहा, इंग्लैंड में प्रतिशोध और सबक को लेकर बात चली लगी है। तो एक चित्र इसी बना था जिसका नाम था न्याय के नीचे पट्टी पर लिखा था। दमन चक्र और हिंसा प्रतिशोध, बदला लेना। जैसे कि इंग्लैंड में दमन और हिंसक प्रतिशोध की नीति अपनाई गई, विद्रोहियों को खुले स्थानों पर तोपों में उड़ाकर मृत्युदंड दिया गया। ऐसे चित्र में एक चित्र है, देखना आप अपने उसमें दिखाएगा चैप्टर में, एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनर्स एट पेशावर, ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स। पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया गया, बांध दिया, गोली से, तोप से उड़ा दिया। इस प्रकार विद्रोहियों को निर्ममता के साथ सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता था। एक चित्र है, दया के लिए कोई जगह नहीं। एक कार्टून में कैनिंग को एक नेक वृद्ध के रूप में दर्शाकर उसका मजाक उड़ाया गया। इसके तात्पर्य यह है कि प्रतिशोध की आग में दया का कोई स्थान नहीं होता और विद्रोहियों से सख्ती का व्यवहार किया जाना चाहिए। कहने वाला एक चित्र दिख रहा है आपको, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति होगा, वो एक सैनिक के सिर पे हाथ रख रहा है, ठीक है, और उसे कह रहा है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, बजाय कि तुम ये वादा करो कि तुम एक अच्छे सैनिक बनोगे। तो उसमें जो अंग्रेज है वो ये उम्मीद कर रहा है कि सैनिकों से सही से बात करेंगे तो हो सकता है विद्रोह छोड़ दें। तो उसका मजाक उड़ता है और कहा जाता है कि भाई जो सैनिक है उसके हाथ में तलवार है, ठीक है, और तलवार से खून बह रहा है, और जो वो वृद्ध व्यक्ति है कैनिंग, वो ये उम्मीद कर रहा है कि वो छोड़ देगा हथियार वगैरह। तो ये गलत है। तो ये सारे चित्र जो थे वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, जिसमें अंग्रेजों ने ये दिखाने का प्रयास किया कि अंग्रेज तो सही है, जो विद्रोही है वही गलत है। विद्रोही फालतू में विरोध कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, हिंसक हैं, बर्बर हैं, है ना, उपद्रवी है। जबकि जो अंग्रेज हैं वो ठीक है, वो तो एकदम अच्छे से शासन कर रहे हैं। तो अंग्रेज इन चित्रों के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि सारी गलती विद्रोहियों की है, अंग्रेजों की कुछ नहीं है। ठीक है, तो याद रखना। अब एक चित्र है जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, 1857 की घटना को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रस्तुत किया गया। जैसे विद्रोह के नायकों का रणस्थल की ओर जाना, या रानी लक्ष्मीबाई को एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार पकड़े हुए दर्शाना। कविताओं में सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मीबाई की वीरता को याद दिलाती है। इस प्रकार 1857 के विद्रोह की स्मृति को जीवित करने में दृश्य चित्र और साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इस चित्र में भारतीयों ने अपने आप को ये दिखाया, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दिखाया, इसमें रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही हैं, है ना, वीरता से, तो ये दिखाया गया। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि चित्रों से हमें विद्रोह के विभिन्न पक्षों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। एक तरफ अंग्रेजों की नीतियों का पता चलता है, तो दूसरी ओर भारतीयों के दृष्टिकोण के विषय में पता चलता है। इतिहासकारों ने इन चित्रों में उस समय लोगों में व्याप्त भावनाओं को देखते हैं कि उनके विचार इस विद्रोह के बारे में क्या थे और सरकार क्या नीति अपना रही थी। तो चित्रों से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जो बनाता है चित्र उसका भी माइंडसेट पता चलता है। विद्रोही क्या चाहते थे और विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में क्या फर्क था। तो आजमगढ़ घोषणा पूछ लेगा, कब हुई थी आजमगढ़ घोषणा, 25 अगस्त 1857 को हुई थी। तो इसमें विद्रोहियों के उद्देश्यों के बारे में लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ लेना आप। ठीक है, कि जमींदारों के बारे में लिखा हुआ है कि आप विद्रोह में शामिल होइए, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाइए। अगर हम विद्रोह में विजय हुए, अगर हम अंग्रेजों को भगा दिया हमने अपनी जमीन से, तो जो आगे जो सरकार बनेगी, बादशाही सरकार वगैरह बनेगी, उसमें हम आपकी जमीनें लौटा देंगे। ठीक है, ये वादे किए जा रहे हैं। व्यापारियों से कहा जा रहा है कि अंग्रेज तुम्हारा सारा सामान लूट लेते हैं, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाओ। ठीक है, अगर अंग्रेजों को हमने हटा दिया अपने साथ यहां से जमीन से, तो जो बादशाही सरकार बनेगी,
तो आपका सारा जो भी दाम है आपको दिया जाएगा, आपके साथ कोई जाति नहीं होगी, ये सब सबको वचन दिया जा रहा है। ठीक है। सरकारी कर्मचारी से भी कहा जा रहा है आजमगढ़ घोषणा में। ठीक है। कारीगरों से भी कहा जा रहा है कि अंग्रेज तुम्हें लूट रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं। ठीक है। तुम्हारी जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य नहीं मिल पाता है, ये सब। ठीक है। आजमगढ़ घोषणा के अतिरिक्त विद्रोही के निम्नलिखित उद्देश्य थे। एकता की स्थापना होनी चाहिए, विद्रोही ये चाहते थे एकता बने हिंदू मुस्लिम में। ठीक है। सब मिलकर लड़ेंगे। व्यापक सार्वजनिक भलाई के लिए ये विश्वास दिला दिया विद्रोहियों ने कि जो विद्रोह है वो हमारे धर्म, सम्मान और अस्मिता के लिए लड़ाई हो रही है, इसमें सब शामिल हो जाइए। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ, जिसमें यह बताया कि जो अंग्रेजों की नीतियां हैं वो उत्पीड़क हैं। ठीक है। उत्पीड़न से भरी हुई हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, जातियां करते हैं, नित्य नई राजस्व व्यवस्था लेकर आते हैं जिसमें किसानों का शोषण हो रहा है। ठीक है। ये सब बातें इसमें बताई गई। वैकल्पिक सत्ता की तलाश की गई। ये बोला गया कि अंग्रेजों की सत्ता को जब खत्म कर देंगे तो उस समय फिर कौन सी सत्ता होगी, तो उसकी बात की गई। ठीक है। मुगल सत्ता की बात कर रहे हैं कि मुगल सत्ता को वापस स्थापित करेंगे हम, अंग्रेजों को हटा के। तो किए गए ताकि एक शासक संरचना स्थापित हो सके, परंतु इन कार्यों में अधिक देर तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार विद्रोह के व्यापक उद्देश्य थे। विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि से विद्रोह का उद्देश्य हल्का जमा व हितों की रक्षा, तो व्यापारी के लिए व्यापारी की स्वतंत्रता, यानी कि सबके लिए अपने अपने हित थे। व्यापारियों के लिए अपने हित थे, जमींदारों के अपने हित थे, किसानों के अपने हित थे, इंटरेस्ट थे। इसे व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई कहा गया कि सबकी फायदे के लिए है विद्रोह, और ऐसा विद्रोह जिसके द्वारा अंग्रेजों के आने से पूर्व की स्थिति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है। एक अंकीय प्रश्न थे, 3-4 देख लेना इसे। ठीक है। आजमगढ़ घोषणा विद्रोहियों ने कब जारी करी, 25 अगस्त 1857 को। हड़प नीति या लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया, लॉर्ड डलहौजी ने शामिल किया। ठीक है। कारतूसों को किस बंदूक में डालने का प्रयास किया गया और किसने किया, बंदूक का नाम एनफील्ड राइफल और हेनरी हार्डिंग इसे लाया था। सामल जो कि एक विद्रोही थे, वे कहां से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना से। ठीक है। तो ये सारा विद्रोह में था 1857 के। ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा देखना।